सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक है, अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं। अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। तो साथियों हो जाओ तैयार, कस लो कमर। अपन लोग आज पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं स्पेशल पाठ संख्या जो अपना 8 और 9 है आरबीसी बुक कक्षा 7 एसएसटी उसके अंदर। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रश्न क्या है देखिएगा कि सामाजिक संबंध कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, अमूर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी मूर्त होता है, सी दोनों, और डी कोई नहीं। अब समझिएगा मुद्दे को कि मूर्त का मतलब क्या है। मूर्त का मतलब ये है कि जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके। आप यूं मानिएगा कि जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके, जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके वो होता है मूर्त। अब गुरुजी मूर्त जिसे देखा जा सके, बिल्कुल। और अमूर्त का मतलब ये है कि जिसे केवल और केवल महसूस किया जा सके, केवल महसूस किया जा सके, जिसे केवल समझा जा सके, वो है अमूर्त। अब आप कहेंगे इसका मतलब सामाजिक संबंध कैसे होते हैं, हमें तो नहीं पता चल रहा अभी। अब आप मुझे ये बताइएगा कि सामाजिक संबंध हैं, आपके और मेरे बीच में क्या रिलेशन है। क्या इस मुद्दे को आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं क्या कि हमारे दोनों के बीच में 5 किलो प्रेम है क्या? नहीं है ना ऐसा। बस तो फिर इसका मतलब सामाजिक जो संबंध होते हैं ना, सामाजिक जो ताना बाना है वो अमूर्त है। यानी पिता पुत्र के बीच में क्या रिलेशन है उनको मापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो सारी चीजें महसूस की जा सकती हैं, जिनका माप तोल नहीं है, जिनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, वो होते हैं सामाजिक संबंध। तो इसका सही आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा कि सामाजिक संबंध कैसे होते हैं। सही जवाब होगा सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं। कैसे होते हैं भाई साहब? अमूर्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि। प्रश्न क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि अब देखिएगा, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है, समाज व्यक्तित्व का विकास करता है। अब समझिएगा बात, मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी, इसका मतलब मनुष्य है ना, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके अंदर सहयोग की भावना बढ़ती है, उसके अंदर मेल मिलाप की भावना बढ़ती है, यानी मिलने जुलने का भाव उसके अंदर पैदा होता है। अब एक बात और बता देता हूं मैं, क्या व्यक्ति जन्म से सामाजिक होता है क्या? व्यक्ति जन्म तब लेता है उस समय वो ना सामाजिक होता है ना वो असामाजिक होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो सामाजिकता में घुलता मिलता है। इसका मतलब स्वभाव उसका ऐसा है, नेचर उसका ऐसा है कि वो एक सामाजिक प्राणी है। आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है, बिल्कुल सही बात है। यानी सब हम लोग क्या हैं, हम सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। मैं यूं कह सकता हूं कि हम सभी लोग एक दूसरे पर क्या हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। भाई अपन यूं कह लीजिएगा कि समाज का कोई भी सिस्टम है आपस में एक दूसरे पर निर्भर करेगा, तो आवश्यकता है ना। बात करें कि एक नौकर है, उस नौकर को किसकी जरूरत है भाई साहब? नौकर को मालिक की जरूरत है, और मालिक को किसकी जरूरत है? नौकर की जरूरत है। बात करें सरकार है, अब सरकार जो है इसको किसकी जरूरत है? इसको कर्मचारियों की जरूरत है। तो भाई साहब कर्मचारियों की ही जरूरत है क्या? कर्मचारियों को भी तो सरकार की जरूरत है। इसलिए मनुष्य है वो क्या है, आवश्यकता है उसकी सामाजिकता दिखाना, सामाजिकता में रहना, सामाजिक प्राणी बनना, ये उसकी जरूरत है। उसके बाद समाज व्यक्तित्व का विकास करता है, बिल्कुल सही बात है। समाज में रह के आपके अंदर एक उचित गुणों का विकास हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि समाज व्यक्तित्व का और व्यक्ति का क्या करता है, विकास करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरकारी ऑप्शन डी, है ना। जैसे सरकारी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वैसे सरकारी ऑप्शन वो डी होता है ना, ये याद रखने वाली बात है। अगला तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुति एक अर्जित है? अब देखिएगा साथियों, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है परदत्त, एक तो क्या होता है परदत्त, यानी समाज ने आपको दे दिया, आप लेना नहीं चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी समाज ने दे दिया। जैसे मान लीजिएगा आपके भाई के बच्चा हो गया, तो आप अपने आप ही क्या बन गए? आप अपने आप ही चाचा बन गए, आप अपने आप ही क्या बन गए? भुआ बन गए, है ना। अब आपने लिया थोड़ी था कि मुझे चाचा कहे, मुझे भुआ कहे। आपके मान लेते हैं लड़का हो गया, लड़की हो गई, आप क्या बन गए? पिता बन गए, आप क्या बन गए? माता बन गए। तो ये क्या है? ये समाज ने ऑलरेडी हमें दे रखी हैं,
ये समाज ने ऑलरेडी हमें दे रखी हैं। चाचा, भूआ, पिता, मामा, फूफा जो भी है, ये सारा का सारा अड़ंगा समाज के द्वारा दिया हुआ है। लेकिन अर्जित का मतलब है कि आपने मेहनत करके, आपने गुणों से मेहनत करके इसको अपनी योग्यता से इसे हासिल किया है। जैसे कि मान लीजिएगा आप डॉक्टर बन गए, अब ये प्रदत्त नहीं है, ये अर्जित है। जैसे कि मान लीजिएगा आप वकील बन गए, अब ये प्रदत्त नहीं है, ये अर्जित है। जैसे मान लीजिएगा आप शिक्षक बन गए, अब ये प्रदत्त नहीं है, ये समाज ने नहीं दिया आपको, आपने खुद अपनी मेहनत से, अपने गुणों से, अपनी योग्यता से अर्जित की है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिक्षक है, ये अर्जित प्रस्तुति है। प्रस्तुति का मतलब सोशोलॉजी का ये एक मैटर चल गया है यहाँ पे, जो अपने सिलेबस के अंदर भी है 8वीं 7वीं किताब की इस पाठ में। तो अर्जित प्रस्तुति का मतलब जो धारण की जाए, जो गुणों से, योग्यता से। प्रदत्त का मतलब जो समाज ने पहले से ऑलरेडी दे रखी हैं। अब जैसे मैं किसी का भतीजा हूं, तो मैं भतीजा हूं, वो काका है, तो ये तो समाज ने दे रखा है भाई, प्रदत्त प्रस्तुति, इसके लिए कोई विशेष काम करने की जरूरत नहीं। समाज के दृष्टिकोण, प्रश्न क्या है? समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? नंबर ए ऑप्शन कह रहा है लोकतांत्रिक होनी चाहिए क्या? नंबर बी कह रहा है समानतावादी होनी चाहिए क्या? नंबर सी कह रहा है मानवतावादी होनी चाहिए क्या? और नंबर डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही बात है, यानी जो समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण है, सामाजिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक तरीके से चलनी चाहिए, समानतावादी होनी चाहिए और मानवतावादी होनी चाहिए। अगली बात करते हैं कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन है। क्या ये राजनीतिक लोकतंत्र का उदाहरण है क्या? गुरुजी राजनीतिक का तो नहीं लगता मुझे। क्यों नहीं लगता? राजनीतिक लोकतंत्र तो वो होता है कि मत देने का अधिकार, अब ये राजनीतिक लोकतंत्र है। ठीक है, बात करें सभी व्यक्ति है वो भारत के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं, ये उनका अधिकार है ना, लड़ सकते हैं, कोई नहीं रोकता उन्हें, ये राजनीतिक लोकतंत्र है। तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध तो अर्थशास्त्र से भी नहीं है, आर्थिक भी नहीं है। ये जो है ये कैसा लोकतंत्र है? ये सामाजिक लोकतंत्र है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये एक सामाजिक लोकतंत्र का उदाहरण माना जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। क्या चुनना है भाई साहब? इनमें से गलत कथन की आपको क्या करनी, पहचान करनी है। कथन नंबर 1 कह रहा है कि सरकार है वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद कर सकती है। दूसरा ऑप्शन, किसी व्यक्ति को दुकान, सिनेमा घर, होटल, सार्वजनिक प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। और किसी भी प्रकार की छुआछूत को अवैधानिक माना गया है। देखिएगा भाई साहब, ये तो बिल्कुल सही बात है। संविधान का अनुच्छेद जो है वो 17 क्या कहता है? 17 कहता है छुआछूत का अंत। तो ये तो अवैधानिक माना गया। बिल्कुल, ये वैधानिक नहीं है कि आप छुआछूत करो, वो वैधानिक है। तो किसी भी प्रकार के छुआछूत का कोई मामला आया तो दंडनीय अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। किसी व्यक्ति को दुकान, सिनेमाघर, होटल जैसे सार्वजनिक स्थल में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। नहीं रोक सकते भाई, क्योंकि हर व्यक्ति को क्या है, हर व्यक्ति को संविधान ने एक अधिकार दिया है, और उस अधिकार को अपन क्या कहते हैं? समानता का अधिकार कहते हैं। तो ये समानता के अधिकार के तहत ही ये बात है कि किसी भी व्यक्ति को आप है अब वो किसी दुकान में, सिनेमाघर में, होटल में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। लेकिन अब लोचा यहां लग रहा है, ये विभेद शब्द है ना, ये थोड़ा सा गलत है कि सरकार धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद कर सकती है क्या? ये कतई ही नहीं कर सकती। यानी मैं कह सकता हूं इनके आधार पर सरकार भेदभाव नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। गुरुजी कहाँ लिखा है ऐसा? ऐसा अनुच्छेद 15 में लिखा। अगर आपने समानता के अधिकार को पढ़ा है तो आगे बात समझ में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। गलत बात है, बाकी सारी बातें इसमें सही कही गई हैं। अगला प्रश्न है, समानता के अधिकार का उल्लेख है ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? प्रश्न क्या है? समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? अनुच्छेद 14 से लेकर 19 तक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो समानता के अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है भाई साहब? तो समानता का अधिकार है ये कहां पे है? 14 से लेकर 18 तक है। अब
आप अधिकार की बात चल पड़ी तो अपन कर लेते हैं। तो भाई साहब आपको पता है कि मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में हैं, तो आपका उत्तर क्या बनेगा कि मूल अधिकार तो संविधान के भाग संख्या 3 में है। बिल्कुल, ये हमने लिए कहां से थे भाई साहब, ये हमने अमेरिका से लिए थे। संविधान के भाग संख्या 3 में अनुच्छेद कहां से लेके कहां तक है, तो आप कहेंगे 12 से लेके 35 तक है। चलो, पहले मूल अधिकार कितने थे, तो अपना उत्तर आएगा जी पहले तो 7 थे, लेकिन अब मूल अधिकार कितने हैं, तो अपना उत्तर आएगा 6 हैं। पहले 7 थे, अब 6 हैं, तो क्या नाथी का बाड़ा समझ रखा है क्या आपने कि आप मौलिक अधिकारों को जब मन मर्जी होगी तब कम कर देंगे? ना जी ना ना, ऐसे थोड़ी बात है, नाथी का बाड़ा नहीं है, ये तो 44वां संशोधन किया गया था। अब फिर आपके मन में प्रश्न बनेगा कि गुरुजी 44वां संशोधन कब किया गया था? ये मेरे प्यारे साथियों 1978 में किया गया था। 1978 में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये जो संशोधन हुआ था ये मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ था। तो ये हटाया कौन सा गया था, ये संपत्ति का जो अधिकार है ना, इस अधिकार को यहां से हटा दिया। तो गुरुजी संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में था? पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद नंबर 31 में था, इसको यहां से हटा के और अनुच्छेद जो 300 के सब पार्ट है उनके अंदर डाल दिया जाता है। मैं यूं कह सकता हूं कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, अब कानूनी अधिकार है। तो अधिकार है कितने भाई साहब? 6 हैं। नंबर 1 पे आता है समानता का अधिकार, उसके बाद में स्वतंत्रता का 19 से लेके 22 तक, उसके बाद में तीसरा अधिकार आता है आपका कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेके 24 तक। फिर चौथा आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। फिर पांचवा आता है संस्कृति और शिक्षा के संरक्षण का अधिकार 29, 30, 31 तो हटा ही दिया, और 32 आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब 14 से लेकर 18 तक में क्या क्या बातें आपको पता ही है। 14 में क्या आता है? कानून के द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा, कानून के समक्ष समानता है। 15 में आता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में आता है लोक जीवनों में अवसर की समानता। 17 में क्या आता है? छुआछूत का अंत। और 18 में आता है उपाधियों का अंत। कि आप ये नहीं लगाएंगे महाराजा धीराज विजेंद्र सिंह शेखावत, हाँ, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब उपाधियों का अंत ही कर दिया तो आप कोई उपाधि नहीं धारण कर सकते। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। 8 नंबर क्या कह रहा है भाई साहब कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु कितनी है भाई साहब? 25 वर्ष है क्या? ना जी ना, 25 वर्ष आयु है। ये तो विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए है, ये तो सांसद का चुनाव लड़ने के लिए है, ये तो जब आपका मन करे ना कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है तब कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ये 25 होनी चाहिए। जब आपका मन करे ना कि मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है भाई साहब, तब आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो जी 35 वर्ष किसके लिए है? 35 वर्ष मेरे प्यारे मित्रों राष्ट्रपति के लिए है। अब राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम 35 है, तो मैं यूं कह दूं उपराष्ट्रपति के लिए कितनी है? उपराष्ट्रपति के लिए कितनी है साथियों? गौर कीजिएगा। उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा से जुड़ा हुआ मामला रह गया ना, राज्यसभा से जुड़ा हुआ मामला रह गया उपराष्ट्रपति, तो याद रखिएगा कितनी होती है? 30 होती है। उसके बाद बात करते हैं कि 18 वर्ष क्या है। ये बिल्कुल आपके प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। आपके प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या है? आपके प्रश्न का सही जवाब है 18 वर्ष। कितने वर्ष है? 18 वर्ष। उसके बाद में बात आती है 18 वर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 21 क्या है? 21 तरह ब्याह की उम्र है लड़का की, लड़कियां की कितनी? 18 वर्ष। लेकिन आजकल 21-18 पार पढ़े ही कौन? पढ़ लो, पढ़े ही पार पड़ेगी, नहीं कौन पढ़े। उसके बाद चलते हैं आगे। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है भाई साहब, बिल्कुल है, मानता हूं, मैं तो खुद मानता हूं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। लेकिन क्यों है पंथ निरपेक्ष? मुद्दा तो ये है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष है। क्यों? क्योंकि भारत का अपना एक विशेष धर्म है क्या? ना जी ना, भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत का राजकीय धर्म हिंदू है क्या? ना ना, राजकीय धर्म हिंदू नहीं है। उसके बाद में भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। बातें दोनों सही हैं, लेकिन भारत एक धर्म निरपेक्ष है क्योंकि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत धार्मिक दृष्टि से निरपेक्ष है। भारत एक पंथ निरपेक्ष है क्योंकि भारत सभी धर्मों को सम्मान देता है। सम्मान तो तभी भी दे सकता है जब उसका राजकीय धर्म खुद का हो, कोई खुद अपने एक धर्म को मानता हो तब भी सम्मान तो दे सकता है। जरूरी नहीं कि एक धर्म को मानने वाला दूसरे धर्म को सम्मान ना दे। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा कि भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, इसलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य या देश है। उसके बाद अगला प्रश्न है नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख कहां मिलता है?
भाग संख्या 5 में मिलता है क्या ना जी? भाग संख्या 5 में उल्लेख आता है संघ सरकार का। अब आप कहेंगे संघ सरकार का उल्लेख आता है कहाँ से लेके कहाँ तक आता है जी? तो आप कहेंगे 52 से लेके 151 तक आता है। इसका मतलब संविधान जो है ना उसका सबसे लंबा भाग ये है जिसके अंदर संघ सरकार का पूरा उल्लेख आता है। भाग संख्या 3 में क्या आता है? तो अभी आपको बताया था भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। मौलिक अधिकार आते हैं कहाँ से लेके कहाँ तक? 12 से लेके 35 तक आते हैं। भाग संख्या 4 में क्या आते हैं? इसके अंदर मौलिक कर्तव्य आते हैं। अब आप कहेंगे मौलिक कर्तव्य इसका मतलब कै का मतलब बाद में जोड़ा गया है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये बाद में ही जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के मौलिक कर्तव्य क्या मूल संविधान में थे क्या? नहीं थे। उस टाइम 0 थे मूल संविधान में, फिर 10 होते हैं और अब कितने हो गए? अब मौलिक कर्तव्य 11 हैं। अब ये कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए थे? स्वर्ण समिति की सिफारिश के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति। कब हुआ था ये संशोधन? ये 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, और इसी संशोधन को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि काफी लंबे सारे संशोधन हो गए थे और बहुत सारे संशोधन होने के कारण ही तो इसे विवादास्पद संविधान संशोधन कहा जाता है। अब समझ गए इसका उत्तर क्या है इस प्रश्न का, आपके प्रश्न का? भाग संख्या 4 नीति निर्देशक तत्व है। कहां से लेके कहां तक गुरुजी? 36 से लेके 51 तक। ये सरकार की ड्यूटी है, सरकार के प्रिंसिपल है कि सरकार को ये काम करना पड़ेगा, सरकार को ये काम करना चाहिए, सरकार को फला ढिमका जो भी काम है, ये तो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। अगर क्लास अच्छी लगी है, अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना आपको, उसके बाद शेयर करो और अपने सभी साथियों को बुलाया करो रोज, है ना। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।